कोई डाउट नहीं किसी को लास्ट क्लास तक में? तो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। सबका ना 9 बजे खाना खाने का टाइम होता होगा, बिग बॉस का टाइम होता होगा, तो सब लोग बिग बॉस देखने में लगा रहता होगा। फिर तो 9 बजे हम क्लास लगा दिए, बिग बॉस नहीं देख पा रहे लोग। अभी तो आईपीएल भी नहीं शुरू, आईपीएल शुरू होगा तो एग्जैक्टली आईपीएल के टाइम पे क्लास चल रहा होगा, उसमें भी सेकंड इनिंग्स के टाइम पे। कल हम देख रहे थे आईपीएल में एड का कितना प्राइस पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, डाला जा सकता है आईपीएल में ऐड। तो अगर अगर हम लोग उस लेवल पे आए तो आईपीएल में ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। तुम लोग को यूट्यूब पे तो दिखता ही है, आईपीएल में भी दिखना शुरू हो जाएगा। सर बोल दो भाई यूट्यूब पे बाकी। ऐड डालने का अलग प्रोसीजर होता है? अलग प्रोसीजर मतलब? मतलब जैसे एक नॉर्मल वीडियो अपलोड होता है, ऐड के लिए कुछ अलग से अपलोड करना होता है? क्यों बताएं हम तुमको? इस चीज का लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं, मार्केटिंग वाले लोग यही काम करते हैं, उस चीज का वो लोग पैसा कमाते हैं इतना इतना। और ये तुमको हम रेसिपी दे, बताओ। नहीं, बस इतना बता दीजिए कि मतलब वो सेम वीडियो जैसा अपलोड होता है कि कुछ और होता है? कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। वीडियो अपलोड करना होता है, अपलोड करने के बाद कुछ कुछ और भी चीजें हैं जो आपको देखनी होती है, बट मेन पार्ट वो नहीं है। मेन पार्ट उसके बाद शुरू होता है। एक बार ऐड जब शुरू होता है तो उसके बाद कुछ चीजें होती है जिससे आप ज्यादा इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। वो इफिशियंसी बढ़ाना होता है मेनली, उसके लिए टाइम लगता है, उसको सीखना होता है, उसको लर्न करना पड़ता है। बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो सब लर्न करना पड़ता है। हम पिछले 1-1.5 साल से कर क्या रहे हैं, ये सब चीज सीखे हैं। मतलब इसीलिए बोले कि लॉकडाउन में हमको बहुत फायदा हुआ। घर बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट किया है जिंदगी में, अपने खूब एक्सपेरिमेंट किए, खूब रिसर्च किया है, उसको देख देख के चीजें सीख रहे हैं। तो टाइम आएगा तो सीख जाइएगा, अभी चिल मारिए। बाकी लोगों का वेट करें या कक्षा शुरू करें? 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, 9:05 में क्लास शुरू करते हैं हम लोग आराम से। तब तक किसी को कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लो, जो कुछ भी पूछना है, जो कुछ भी जानना है आराम से पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है पूछ लो। सर लेक्चर लेक्चर तो हम बोले यार विशाल सर से। अच्छा, वो लेक्चर हमको भेजना था। सर सैटरडे वाला नहीं है सर बोले। हाँ, सैटरडे वाला तो हम कल बता ही दिए थे ना क्लास में कि वो लेक्चर उड़ गया है। तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो लेक्चर हम भेज देंगे। बोल, साल दर साल सेम ही चीज तो पढ़ाते हैं, कुछ नया थोड़ी ना पढ़ाते हैं। हमसे तो एक इंसान ये पूछा था कि बोर नहीं होता है हर साल एक ही चीज पढ़ा पढ़ा के सेम केमिस्ट्री बार बार साल दर साल आ रहा है। तो बोले कि सेम केमिस्ट्री नहीं आता, सेम जोक भी आता है, सेम जोक मारते हैं हर साल। एक ही चीज का डिफरेंस होता है, हर साल लोग नए नए मिलते हैं, हर साल लोग नए 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 नालायक टाइप के लोग मिलते हैं। तो कुछ अलग अलग मजा आता है। जैसे श्रुति श्रेया तो अलग नालायक है, इसके साथ इंटरेक्शन का अलग मजा है। तो वैसे 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 टाइप का हर साल का इंटरेक्शन का लेवल डिफरेंस होता है, बट अदरवाइज चीजें बहुत कांस्टेंट है। तो लेक्चर जो लास्ट ईयर पढ़ाए हैं वही लेक्चर ऑलमोस्ट इस साल रहेगा, बस तुम लोगों को पढ़ाने का डायनेमिक्स थोड़ा अलग है। जितने आराम से लास्ट ईयर पढ़ाए उतने आराम से तुम लोगों को नहीं पढ़ाते। तुम लोग सब थोड़ा तिस्मार खान है तो थोड़ा फास्ट पढ़ा सकते हैं, उस चीज का फायदा उठाते हैं बेसिकली। चलो भाई क्लास शुरू करते हैं। सर हाँ बोलो। सर केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग का पहला लेक्चर छूट गया, तो आपके पास कुछ वीडियो में है क्या? हर हर टॉपिक का पहला लेक्चर का है छोड़ दे रहे हैं तुम लोग? सर आज गए तो पता चला एक क्लास हो चुका है। क्या है? सर आज गए थे तो पता चला एक क्लास हो गया केमिकल काइनेटिक्स का। वाह, हाँ गजब। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं सब। चलो ठीक है, देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होगा, मोस्ट प्रोबेबली तो होना ही चाहिए, देख लेते हैं। बहुत बेसिक होगा, बट केमिकल काइनेटिक्स मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक होगा जहाँ तक हमको लगता है। 1 मिनट। चलो बाकी लोग भी आ ही गए हैं तो फिर क्लास शुरू करते हैं। अरे यार, लास्ट क्लास में हम लोग जो कुछ भी रिएक्शन सीखे, मोस्टली आज हेलोजनेशन जब पढ़ेंगे थोड़ा तो डिफरेंट टाइप की चीज रहेगी। मतलब हम लोग बिल्कुल अलग डायनेमिक्स में काम कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत तुम लोग को स्टीरियोआइसोमर्स का आइडिया होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि हाई फाई आइडिया होना चाहिए। उसके बिना हम लोग का आराम से काम चल जाएगा। बस स्टीरियोआइसोमर्स का हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं
टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स का, उसमें भी ऐसे रैंडम नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स से केवल मतलब है। बहुत ही बेसिक चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग पूरे फ्री रेडिकल में कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें केवल एक पार्ट नहीं है, इसमें टोटल 3 पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना होता है। एक तो मैकेनिज्म, दूसरा मैकेनिज्म के अलावा मेजर माइनर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मेजर माइनर प्रोडक्ट के अलावा हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसके ऊपर भी अलग से डिस्कशन चलता है। तो ये 3 चीजें जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक करके देखते चले जाएंगे क्या हो सकता है। बट उससे पहले एक छोटा सा पार्ट था जो हमको ध्यान है कि हम लोग का बाकी है, असाइलिन कंडेंसेशन, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके डिस्कशन से पहले हमको एक छोटा सा चीज बताना पड़ेगा टॉटोमराइजेशन के बारे में। ऑल्दो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले टॉटोमराइजेशन में, एकदम बिल्कुल बेसिक सेंस बताएंगे हम कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है, क्योंकि जस्ट हेलोजेनेशन के कंप्लीट होने के बाद हम लोग डिटेल में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, कोई सेंस भी नहीं बनता उसको ज्यादा डिटेल में, जब टाइम आएगा तो आराम से हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म अभी के लिए अगर बताना है तो सिंपली बस हम इतना बताना प्रेफर करेंगे कि अगर हम लोग का एक कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप वाला पार्ट अपने आप को टॉटोमराइज करके, जो हम लोग आइसोमर वाले पार्ट में देखते हैं टॉटोमर, तो वो जो वर्ड है टॉटोमराइज मतलब टॉटोमर, वहां से हम लोग टॉटोमराइजेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक कीटोन वाले पार्ट को टॉटोमराइज करके आराम से इनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनॉल में कन्वर्ट करने का मतलब है अल्कीन होगा और अल्कीन के ऊपर OH ग्रुप होगा, तो ये चीज हम लोगों का इनॉल कंसिडर किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो ये कन्वर्जन है, पूरा स्टेप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहलाता है। हम लोग उतना मतलब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म वर्ड यूज नहीं करेंगे, जब भी कभी अपने को जरूरत पड़ेगा तो बस टॉटोमराइजेशन वर्ड यूज कर लेंगे, यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया। एक छोटा सा चीज ध्यान रखना नॉर्मली इस पार्टिकुलर कन्वर्जन वाले पार्ट में, कि हम लोग जब स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो स्टेबिलिटी वाले पार्ट में कीटो ग्रुप का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनॉल। इनफैक्ट काफी ज्यादा होता है, एक तरीके से ऑलमोस्ट 44-45 किलो कैलोरी का डिफरेंस आता है जहां तक हमको ध्यान है। हो सकता है यूनिट में थोड़ा गलत हो, किलो जूल होता हो, बट 44, 45, 47 इस तरह का कुछ वैल्यू निकल के आता है। कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल। तो अगर कीटोन ग्रुप ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब पूरा का पूरा ये जो रिवर्सिबिलिटी है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम हमेशा उधर रहना चाहेगा जहां पे उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। ये इक्विलिब्रियम का नॉर्मल सा रूल है कि अगर हम लोग एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रखे हैं तो उस केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में हम लोगों का जो पार्ट ज्यादा स्टेबल है, पूरा रिएक्शन उस साइड ज्यादा रहना चाहेगा, ऐसा सोच सकते हैं। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसिडर करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक बेसिक सेंस होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये बेसिक सेंस है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, और अगर रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा मतलब प्रोडक्ट कम होगा, प्रोडक्ट खत्म होगा तभी तो रिएक्टेंट बन रहा है। तो इसका मतलब अगर रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रेशियो है दैट विल बी लेस देन 1। तो इस पूरे स्टेप में जहां पे एक कीटोन इनॉल में कन्वर्ट हो रहा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 होगा। उल्टा हो सकता है कभी कभी कि हम लोगों का अगर एक इनॉल दे रखा, तो इनॉल वाला पार्ट अगर कीटोन में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी में है तो आराम से ये कन्वर्जन होगा। और जब ये कन्वर्जन होगा तो उस कन्वर्जन के टाइम पे क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा। हम लोग इसको बेसिक सेंस में बस इतना यूटिलाइजेशन में यूज करेंगे कि अगर मान लो कहीं पे किसी भी केस में कोई भी एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में हम लोगों को प्रोडक्ट अगर कीटोन मिला, सॉरी इनॉल मिला, तो अगर इनॉल दिख रहा है तो वहां पे टॉटोमराइजेशन आराम से होगा, और टॉटोमराइजेशन होके उसका कीटोन फॉर्म हम लोग आराम से एग्जिस्टेंस में एज अ प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब ये हम लोग का एक बेसिक सेंस है इस पूरे टॉपिक के यहाँ से ब्रीफ डिस्कशन का, कि अगर मान लो किसी भी एक रिएक्शन में कीटोन वाला सॉरी इनॉल वाला पार्ट एज अ प्रोडक्ट मिल रहा, तो उस इनॉल को हम लोग टॉटोमराइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग इनॉल फॉर्म में ना रख करके कीटोन फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को कंसिडर करना होता है, जैसे अगर मान लो ये केस की बात करते हैं फिनॉल, तो फिनॉल वाले पार्ट में भी इनॉल है यहाँ पे,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, मतलब ये हम लोगों का इनॉलिक फॉर्म है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। और जब इसका हम लोग टॉटोमराइजेशन कराएंगे तो हम लोग आराम से यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ये हम लोग का कीटोनिक फॉर्म है। इस केस में हम लोग बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि फिनॉल तो ऐसा ही एग्जिस्ट करता है, हमेशा ऐसा ही दिखाते हैं, दूसरी साइड टाइप से तो दिखाते नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ऑल्दो कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल, बट इनॉल वाले पार्ट में अगर हम लोगों के पास एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आ रहा, क्योंकि बेंजीन रिंग एरोमेटिक नेचर का है, अगर हम लोगों का इनॉल एरोमेटिक नेचर का है तो फिर ये बहुत एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। इस केस में कन्वर्जन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, मतलब कीटोन वाला पार्ट जो है वो इनॉल में ही रहना चाहेगा, इनॉल वाला पार्ट कीटोन में नहीं जाना चाहेगा। सिंपली जो ज्यादा स्टेबल है पूरा सिस्टम उधर रहना चाहेगा। तो इस पूरे पार्ट में एरोमेटिक कैरेक्टर के डेवलप होने की वजह से पूरा सिस्टम हम लोगों के इस इनॉलिक फॉर्म में ज्यादा रहना चाहता है, तो हमेशा हम लोग ये स्टेप दिखाते हैं। अगर इन केस, अगर मतलब एक सिचुएशनल चीज की हम बात कर रहे हैं, इन जनरल यही होता है कि अगर इनॉल बना तो उसको टॉटोमराइज करके कीटोन में कन्वर्ट करो, नॉर्मल सेंस यही बोलता है। बट अगर इन केस हम लोगों का इनॉल वाला पार्ट एरोमेटिक नेचर का है, तब उस केस में फिर हम लोग इनॉल जो बनेगा उसको इनॉलिक फॉर्म में छोड़ेंगे, उसको कीटोनिक फॉर्म में लेके नहीं जाने वाले हैं। इस एक छोटे से पॉइंट का अपने को ध्यान रखना है, पहला चीज। एक और केस आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एप्लीकेशन अपने किसी काम का अभी नहीं है, तो इसको हम लोग जब कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म पढ़ेंगे डिटेल में, मतलब टॉटोमराइजेशन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पे आराम से डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे, तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। अभी के लिए हम लोग केवल ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि अगर इनॉलिक फॉर्म इज एरोमेटिक इन नेचर, तब उस केस में हम लोग का इनॉल ही एग्जिस्टेंस में रहेगा, कीटोन वाला पार्ट हम लोग बना के नहीं रखेंगे। अदरवाइज हमेशा कीटोन में कन्वर्जन करके कीटोन को ही हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया करेंगे। ये कुछ बेसिक पार्ट था कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म का जो मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आराम से असाइलिन कंडेंसेशन की बात कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों के दिमाग में टॉटोमराइजेशन से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो थोड़ा वेट कर लेना, आराम से कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म में उस चीज को डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ कुछ छोटे छोटे कंसिडरेशंस हैं, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए हम लोग डिस्कशन में उसको यूज नहीं कर रहा है, तो कोई अगर डाउट होगा भी तो भी अभी उसको स्किप करना। बस ये प्रोसेस ध्यान रखना, कीटोन है तो इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, इनॉल है तो कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। इन जनरल इनॉलिक फॉर्म हम लोग कीटोन में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट लिखा करते हैं, बट अगर एरोमेटिक कंपाउंड बना तब उस केस में हम लोग इनॉलिक फॉर्म ही रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करेंगे। अब आता है हम लोग का असाइलिन कंडेंसेशन का पार्ट। बहुत ज्यादा डिफरेंट तो बोल सकते हैं कि है, हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किए थे, बट इसका स्टेप जो है उसमें कुछ कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान रखने लायक होती है। सबसे पहला चीज, हम लोग ईस्टर से रिएक्शन शुरू करते हैं, तो ये रिएजेंट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही पार्टिकुलर रिएजेंट है, मतलब ऐसा हम रेयरली देखते हैं कि सवाल को कहीं यूज किया गया हो, बहुत रेयरली इस सवाल को यूज किया गया हो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अनइम्पोर्टेंट टाइप का रिएक्शन है, बट स्टिल अब सजेशन नहीं कि दिमाग में रखो, बाई चांस अगर किस्मत खराब रहा तो ठीक है, याद रहेगा तो फिर सवाल बना पाएंगे। हम लोग अगर ईस्टर वाले पार्ट का रिएक्शन कैरी आउट करते हैं और 2 मोल लेके चलेंगे, इसका पहला रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ कराते हैं। नॉर्मली सोडियम अमलगम दे रखा होगा, जैसे लास्ट वाले क्लास में पिनेकॉल फॉर्मेशन है तो केवल मैग्नीशियम से काम चल रहा है, बट अगर मैग्नीशियम अमलगम भी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मतलब अमलगम के फॉर्म में हम लोग नॉर्मली एक मेटल वाले पार्ट को दे देते हैं यूज करने। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हैं तब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को ये कंपाउंड मिलता है। इस पूरे कंपाउंड वाले पार्ट को हम लोग कॉमनली असाइलिन बोल सकते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जान सकते हैं। इन दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इस पूरे कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके नोमेनक्लेचर के हिसाब से? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है रे, हे भगवान, सॉरी सारा गलत दिख गया। उम्मीद की सारी किरण तोड़ दो तुम लोग कि तुम्हारे बैच को थोड़ा अच्छे लेवल में पढ़ाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड बता रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, इस कंपाउंड में? पहले ही जिंदगी आसान कर दिए थे हम कि 2 फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा बोल के नहीं बोलना चाहिए था, एक ही बोलना चाहिए था, तब मालूम पड़ता है कि क्या करते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कीटोन है, अल्कोहल है। कीटोन है और अल्कोहल है। मेन फंक्शनल ग्रुप सर कीटोन। कीटोन।
अगर कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग अब नोमेनक्लेचर में एक नया पार्ट सीखेंगे। ऑल्दो हो सकता है कुछ लोगों ने पहले सीखा हो, कहीं पे कहीं देखा हो, बट हम लोग जो नंबरिंग करते हैं उस नंबरिंग में जो 1 2 बोला करते हैं, उस 1 2 की जगह हम लोग अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। ये भी नोमेनक्लेचर का एक पार्ट माना जाता है केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप है कीटोन वाला पार्ट, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट विल बी अल्फा कार्बन। वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन है। मेन फंक्शनल ग्रुप जो भी रहेगा उससे अटैच्ड कार्बन, उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। और इस अल्फा कार्बन पे हम लोगों को OH ग्रुप दिख रहा। OH का कॉमन नेम हम लोग हाइड्रोक्सी बोला करते हैं। तो हम लोग एक और नोमेनक्लेचर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये भी एक वर्ड आएगा। और आगे जाने के बाद हम लोग एक, जैसे आगे जाने के बाद हम लोग एक बड़ा मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में हम लोग काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी रिएक्शन। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन का मतलब 10th क्लास में वापस चलते हैं, इस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन सुना था हम लोगों ने कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने पे एक फ्रूटी स्मेल का सब्सटेंस बनाता है। तो जैसे रिएक्शन में कुछ भी हुआ, बट अगर प्रोडक्ट फ्रूटी स्मेल का है तो हम लोग गेस कर पा रहे हैं इस क्वालिटी वाले चेंज से कि हाँ ठीक है, ईस्टर बन रहा होगा। ईस्टर बनता कैसे है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है या अल्कोहल से बनता है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। जैसे मान लो ऐसा बोला कि 3 अननोन कंपाउंड्स हैं, चलो हम लोग लिटमस पेपर टेस्ट ले लेते हैं। लिटमस पेपर में हम लोग आराम से, जैसे लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो हम लोग को रेड कलर दिखाई देता है। तो हम लोग ऐसा जज कर पाते हैं कलर के चेंज के बेसिस पे कि हम लोगों का ये सब्सटेंस किस बिहेवियर का होगा। तो ये जो हम लोग का बिहेवियर के चेंजेस के बेसिस पे, चाहे वो कलर हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे और भी कोई फैक्टर हो सकता हो, अगर इस तरह के बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग अगर एनालाइज कर पा रहे हैं कि हम लोग का कौन सा कंपाउंड है, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के जजमेंट वाले पार्ट को एक टॉपिक में कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल्दो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा ब्रॉड पार्ट है, मतलब आप हर एक चैप्टर में सीख सकते हो उसको, हर एक चैप्टर में उसका कुछ कुछ पार्ट है। बट हम लोग सजेशन से, मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि उसको एक जगह पे पहले सीख लो, एक जगह पे सीखो, मतलब रटो उसको कि अच्छा ऐसा कुछ होता है तो ये टेस्ट है, ये कंपाउंड के लिए ये टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक के लिए ये टेस्ट है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए ये टेस्ट है, केवल एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट है, अगर केवल कीटोन है तो ये टेस्ट है। ये टेस्ट के फॉर्म में हम लोग चीजें याद रखेंगे। और क्योंकि जैसे शुरू में हम लोग उसको लिस्ट वाइज याद करेंगे, थोड़ा मुश्किल लगेगा कि अरे यार क्या क्या था, याद ही नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम है बस उसको एक बार पढ़ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधा उस लिस्ट को देख देख के सॉल्व करना कि अच्छा इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, क्या टेस्ट ले सकते हैं। तो लिस्ट देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला काम है कि बस उन सब इंफॉर्मेशन को या उन सब जो टर्म्स हैं वो सब जो लिस्ट है उससे एक बार यूज टू हो गए। एक बार जैसे ही उससे यूज टू हो गए तो जिस चैप्टर में वो टर्म आएगा, जब उस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो याद आ जाएगा, अच्छा ये तो वहां पे पढ़ा था और इसका ये प्रॉपर लॉजिक है, ये प्रॉपर मैकेनिज्म है, वो हम लोग आराम से सीखते जा सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा तुम लोगों को हम देंगे पढ़ने के लिए, तुम्हारा खुद का काम होगा कि ये पार्ट हम पढ़े। प्रॉपर याद रखने वाली चीज है, लेकिन जब उसको याद रखेंगे और आगे जब समझने का पार्ट आएगा तो याद रखना बहुत आसान आसान हो जाएगा। इनफैक्ट मतलब जैसे ये एडवांस की बात कर रहे हैं, और जो ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं बड़ा ही एकदम फिक्स्ड पैटर्न है, रिएक्टेंट दिया ही नहीं रहेगा, मतलब ये बहुत फिक्स्ड पैटर्न है एडवांस के क्वेश्चन का और ओलंपियाड के क्वेश्चन का। रिएक्टेंट तुमको नहीं मालूम कि रिएक्टेंट क्या है, बस बोला जाएगा एक अननोन रिएक्टेंट है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, अब वो इसके साथ रिएक्शन किया तो ये प्रोडक्ट बनाया, इस टेस्ट को देने पे ऐसा पॉजिटिव टेस्ट हुआ, नेगेटिव टेस्ट हुआ, फिर ये रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, ये टेस्ट नेगेटिव देता है। इस तरह का पार्ट चलता है, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट क्या है। लेकिन जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट दिया, प्रोडक्ट बनाओ, क्या प्रोडक्ट सोचो कि प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे उल्टा चलेगा। प्रोडक्ट मालूम है, इनफैक्ट प्रोडक्ट भी नहीं मालूम है, ना रिएक्टेंट मालूम है ना प्रोडक्ट मालूम है, बीच बीच का कुछ कुछ फीचर मालूम है। अब तुमको गेस करना है कि रिएक्टेंट क्या है, गेस करना है प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों चीजें तुमको गेस करनी है। इस टाइप से रिएक्शन चल रहा होता है हम लोग का नॉर्मली। तो जैसे अगर मान लो इस तरह का रिएक्शन चल भी रहा होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां पे आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। तो तुमको ये सारे नाम अच्छे से याद होने मस्ट होते हैं। जैसे ये जो नाम लिखे हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये नाम आएगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसके रिलेटेड जो टेस्ट हो सकते हैं, जैसे एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं टॉलरेंस टेस्ट।
टॉलरेंस टेस्ट एक पार्टिकुलर टाइप का टेस्ट है। ये कंपाउंड या इस तरह का कंपाउंड जहां भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो उस टेस्ट को पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देने का मतलब ये टेस्ट पास करेगा, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। तो जब टाइम आएगा तो ये वर्ड रिपीट होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाला पार्ट वहां पे मेंशन करेंगे इस चीज को। अब मेन पॉइंट खैर अभी हम लोग का वो डिस्कशन नहीं है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, पीओसी बोलेंगे हम उस चीज को, मतलब इतना लंबा वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। पीओसी वाला पार्ट जब टाइम आएगा तो उसका डिस्कशन करेंगे, बट अभी हम लोगों को ये जानना है कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्रोडक्ट बनाने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है। तो पहले ना हम प्रोडक्ट बनाने का सिंपल तरीका बता रहे हैं कि अगर तुमको मालूम पड़ गया कि एसाइलिन कंडेंसेशन है, रिएजेंट देखा तुमने और उसको देख के जज कर लिया कि एसाइलिन कंडेंसेशन है, तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही सिंपल सा है। जो दो कंपाउंड हम लोग के पास दे रखे, मतलब एक तो ये यूनिट और इसको रिपीट कर लिया, तो उस रिपीटिशन वाले पार्ट को इस तरीके से लिख लो तो ज्यादा बेटर है ऐसा। अब उसके बाद जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया तो पहले इन दोनों को हटा दो, एक बॉक्स में क्लोज करो, हटा दो। जैसे ही इसको हटाया उसके साथ साथ एक और काम करना है, ये दोनों कार्बन को अटैच करो। और ये इन जनरल एक तरीका समझ लेना, जब भी हम बॉक्स में किसी भी दो स्पीसीज को क्लोज करेंगे मतलब ये दोनों स्पीसीज हटेंगे और बाहर वाले स्पीसीज आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से हम ऐसा लिख सकते हैं, आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये अपना एक प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, इन दोनों सी डबल बॉन्ड ओ में से किसी भी एक पार्ट को OH में कन्वर्ट कर दो। जिसको कन्वर्ट करना है करो, तुम्हारी मर्जी है, किसी भी एक पार्ट को OH में कन्वर्ट कर दो, हम लोगों का ऊपर वाला प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और नीचे वाले पार्ट में उसको हम लोगों ने आगे कर लिया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये प्रोडक्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। जब भी कभी रिएक्टेंट दिया तो प्रोडक्ट तक आराम से पहुंच सकते हैं। ऑल्दो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा यहाँ पे, जो हम सजेशन दिया करेंगे, अगर तुमको ये प्रोडक्ट बनाना है तो ज्यादा बेटर है पहले ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, आर के साथ सी डबल बॉन्ड सी और दोनों के दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट के जगह पे OH रख दो। हमेशा ये ट्राई करना। क्यों ट्राई करना है क्वेश्चन के तो तुम लोग को समझ में आएगा, तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहला काम, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करो, सी डबल बॉन्ड सी बना दो। और अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया टॉटोमराइजेशन का प्रोसेस, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन वाला पार्ट जो ऊपर हम लोग एक्सप्लेन करके चल रहे थे, कि हम लोगों का अगर एक इनॉल वाला पार्ट दे रखा तो ये इनॉल वाला पार्ट अपने आप को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो अगर एक डबल बॉन्ड से OH ग्रुप अटैच्ड है, मतलब इनॉल वाला पार्ट दे रखा, वो अपने आप को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोगों के एक अल्कीन से OH ग्रुप अटैच्ड है, मतलब इनॉल है। ये सेम चीज दूसरी साइड भी है, इनफैक्ट हम लोगों के एक अल्कीन वाले पार्ट से OH ग्रुप अटैच्ड है, मतलब इनॉल है। तो दोनों में से कोई भी एक इनॉल पकड़ो, तुम्हारी मर्जी है, उस इनॉल वाले पार्ट को आराम से टॉटोमराइज कर लो। और जब हम लोग उसको टॉटोमराइज करेंगे तो आराम से कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले वाले को अगर कीटोन में कन्वर्ट किया तो दूसरा वाला पार्ट अपना OH ग्रुप के जैसा ही रह गया। ये प्रोडक्ट बनाने का एक ज्यादा बेटर अप्रोच है। क्यों ऐसा अप्रोच हम बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तुम जब गलती करेगा अभी तो मालूम पड़ जाए कि ये ज्यादा बेटर होना चाहिए। अदरवाइज प्रोडक्ट बनाने का ये तरीका ज्यादा सिंपलिस्टिक फील होता है, उससे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हम सजेशन देंगे ये तरीका याद रखना कि OR हटाया, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना के दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करो और उसके बाद टॉटोमराइजेशन करा के फाइनल प्रोडक्ट बनाओ तो ज्यादा बेटर है। जैसे मान लो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले ना हम क्वेश्चन एग्जांपल्स की ही बात कर लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैकेनिज्म का डिस्कशन कर लेंगे। जैसे मान लो अगर मेरे पास ऐसा सवाल दे रखा, CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O OCH3 और इसका रिएक्शन हम लोग पहले स्टेप में करा रहे हैं सोडियम के साथ विथ सोडियम अमलगम, और दूसरे स्टेप में हम लोग वाटर का एडिशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाते वक्त हम सिंपली एक काम करेंगे कि सर। ऐसा ही दूसरा यूनिट, हाँ बोलो। सर इसमें सोडियम एमलगम का यूज कहाँ होता है? सोडियम अमलगम का यूज कहाँ होता है अभी जस्ट आगे हम लोग मैकेनिज्म वाले पार्ट में डिस्कशन में करेंगे। बाकी लास्ट क्लास में अगर आया था तो लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नीशियम यूज किए थे ना, तो वही है यहाँ यस पे। सर। बाकी अभी जस्ट बताने वाले हैं। सबसे पहला चीज, यूनिट को रिपीट कर लो। और जब यूनिट को रिपीट किया तो यहाँ से ये पार्ट तो हटाना है। इसको हटाया तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा। जिन दोनों कार्बन में ऑक्सीजन अटैच्ड है, मतलब कार्बोनिल कार्बन, उन दोनों में डबल बॉन्ड बना, दोनों के दोनों OH वाले ग्रुप, सॉरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले ग्रुप OH में कन्वर्ट हुए और प्रोडक्ट में ये बन जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप हुआ। मतलब बेसिकली
यहाँ पे हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं, वो चीज को अब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद टॉटोमराइजेशन करा दो, जिसका भी मन कर रहा है उसका टॉटोमराइजेशन करा के प्रोडक्ट में CH3 के साथ OH, उसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3 आराम से बना सकते हैं। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बहुत सिंपलिस्टिक है। दिक्कत बस ये है कि रिएक्शन याद नहीं रहेगा तुम लोगों को, क्योंकि ये रिएक्शन यूज ही नहीं किया जाता है। बहुत रेयरली तुमको मतलब 1000 क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक के देखेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन में दिखाई देगा, इतना रेयर चांस है इसको यूज करने का। तो क्वेश्चन याद रखना थोड़ा मुश्किल है, अदरवाइज मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन का प्रोडक्ट एक बार ट्राई करके देखो कि एग्जैक्टली हम लोग क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। ट्राई करके खुद से देखो, उसके बाद कोई अगर दिक्कत आएगा तो हम लोग डिस्कशन में उस चीज को यूज करेंगे। बहुत सिंपल कभी भी क्वेश्चन। कीटो किसी को भी बना सकते हैं, कभी भी ऐसा तो नहीं आएगा ना कि एक तरफ बनाने से हमें कोई ज्यादा नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल नेचर चल रहा है यहाँ पे। हम लोग जो भी कंपाउंड लेके चल रहे हो सिमेट्रिकल नेचर का चल रहा है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो फिर तो कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? लो सर। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो फर्क पड़ सकता था, बट सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पे भी कीटोन का कन्वर्जन करा दिया या कहीं पे भी इनॉल को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राई करके देखो सवाल, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से ट्राई करके देखो। और इसके बाद हम लोग बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, मजा आएगा तुम लोगों को टॉपिक पढ़ के। सर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाए। पहला वाला सवाल तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल होगा। पहले वाले सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। करना कुछ नहीं है, पहले तो ये बॉन्ड हटाया, ये बॉन्ड हटाया, दोनों कार्बन को आपस में अटैच किया, मतलब जो कार्बोनिल कार्बन उसको आपस में अटैच किया। बट जब इसको अटैच किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और दोनों ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट किया। तो हम ना पहले तो ये प्रोडक्ट बना लेते हैं कि हम लोगों के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड बनेगा और दोनों के दोनों पार्ट OH में कन्वर्ट होंगे। इसके बाद दोनों देख के सिमेट्रिकल लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो किसी भी एक को पकड़ो, उसको कीटोन में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ से टॉटोमराइजेशन होगा और टॉटोमराइजेशन के बाद आराम से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH बनाया जा सकता है। तो सिंपल सा प्रोडक्ट है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी इसमें नहीं होगा, आराम से सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके देखो। ये सर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहला काम तो इसको हटा दिया, हटाने के बाद जो काम करना था एग्जैक्टली वही चीज रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो कंपाउंड दे रखा वो तो बना ही लेते हैं पहले, और इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद हम लोग जो यहाँ पे कार्बन वाला पार्ट था इसको नीचे वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच किए और इन दोनों के OH को
मतलब दोनों के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर दिया। ये हम लोग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर किसी एक को टॉटोमराइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे टॉटोमराइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखें तो शायद तुम लोगों को याद आएगा केवल ये पार्ट, केवल इतना पार्ट देखो। कौन सा कंपाउंड है? कुछ याद आ रहा है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन पक्का? सब चपंडुक लोग एक नंबर का। सबसे पहले बेंजीन था, उसके बाद 2 रिंग में नेफ्थलीन था, फिर सिंपल 3 रिंग में एंथ्रासीन था। उसके बाद जब रिंग वाला पार्ट 3 होता है लेकिन एक लाइन में ना होकर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो फिनेंथ्रीन का नंबर आता है। यही है फिनेंथ्रीन वाला स्ट्रक्चर। तो फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड में टॉटोमराइजेशन नहीं होगा, जैसा ऊपर हम बताए थे। अगर कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का आ रहा है तो हम लोग का टॉटोमराइजेशन नहीं होगा। तो यही अपना फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है, ना कि यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड बना के ये चेक करेंगे कि टॉटोमराइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अदरवाइज अगर ये स्टेप करना भूल गए तो सबसे पहला दिमाग में है कि यहाँ टॉटोमराइजेशन कर दो। टॉटोमराइजेशन का मतलब आराम से यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो। ये गलत प्रोडक्ट है, आप ऐसा नहीं बना सकते, कोई इसका ऑप्शन नहीं होगा, गलती करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट टॉटोमराइज नहीं हो सकता, मतलब यही पार्ट अपना फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना। इनफैक्ट फिनेंथ्रीन काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, जो बेंजीन है, इसमें बेंजीन तो बहुत जनरल है, बेंजीन के ऊपर हमेशा रिएक्शन चलेगा। पूरा एक टॉपिक ही है एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन के ऊपर चलेगा। बट बेंजीन के बाद नेफ्थलीन, एंथ्रासीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फिनेंथ्रीन है। इस पे सवाल आ चुका है, इस पे सवाल आएगा, आता रहेगा। फिनेंथ्रीन इस टाइप का टॉपिक है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में एक छोटा सा सवाल अगर हम पुट करें तुम्हारे सामने कि इस फिनेंथ्रीन वाले स्ट्रक्चर में, जो हम लोग नॉर्मली ऐसा बना देते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का ये भी एक तरीका हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। ये पार्ट, ये फिनेंथ्रीन मॉलिक्यूल जो है, इस फिनेंथ्रीन मॉलिक्यूल वाले पार्ट में 3 रिंग्स है अपने पास। इन 3 रिंग में, चलो 2 रिंग तो सेम टाइप का है, ये पहला और लास्ट सेम टाइप का है, बट ये 2 रिंग में कौन सा रिंग ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है? ये एक छोटा सा सवाल है जो हम पुट कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में अगर सोच सकते हो सोचो, गूगल नहीं करना है, टाइम के साथ सीख जाएंगे हम लोग कि इन दोनों रिंग्स में कौन सा रिंग ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है एंड क्यों। क्यों तुम्हारे पास है, क्यों का जवाब तुम्हारे पास है, बट प्रॉब्लम बस ये है कि वो क्यों जो है वो सोच नहीं सकते, उस डायरेक्शन में भी हम लोग अभी आगे आए नहीं है, तो इसीलिए वो क्यों तुम लोगों को पहले से मालूम है, बट स्टिल हम लोग सोच पाएंगे ऐसा थोड़ा मुश्किल है। सोच सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बस ये है कि ये पार्ट के ऊपर कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रिंग होगा, इसके ऊपर सवाल हर फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, हर एक टाइप से। जब भी कभी बेंजीन रिंग से एसोसिएटेड रिएक्शन होगा, जब भी कभी डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड रिएक्शन होगा, आराम से इसको सवाल में डाला जा सकता है। तो ये सवाल आएगा, इसलिए हम लोग फिनेंथ्रीन का सवाल यहाँ पे करना शुरू करते हैं, ताकि आगे जब भी कभी फिनेंथ्रीन आए तो बहुत यूनिक ना रहे। ये तो सबसे पहला सवाल तो ये था कि कौन सा कंपाउंड है, उसी में लोग गलती हो गए। एक इंसान का जवाब आया वो भी गलत आया, बाकी लोगों का जवाब ही नहीं आया। तो सोच लो 12, 13, 15 लोग हैं इधर, बहुत अच्छे लोग हैं इधर, और मालूम नहीं है कि फिनेंथ्रीन मॉलिक्यूल है। तो इससे बुरा क्या हो सकता है? बट ये मतलब नॉर्मल चीज है, ये ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन है कि हमेशा सही होगा। बहुत रेयरली लोग याद रख पाएंगे, बट स्टिल मैंने तुम लोगों को सजेशन दिया है, कॉमन नेम याद रखो। तुम लोगों को लिस्ट बना के मिला है पूरा कॉमन नेम का, वो कॉमन नेम रटो। कुछ भी हो जाए कॉमन नेम याद होने चाहिए। तुम्हारे पास एक भी स्कोप नहीं होना चाहिए कि इसमें गलती कर दे। क्यों गलती हो गया? क्योंकि नाम याद नहीं था। इससे बेवकूफी क्या हो सकता है? अगर लॉजिकल पार्ट में थोड़ा गलती किया तो चलो ठीक है, समझ में आता है, बट नाम याद नहीं था, डंडा खाएगा उसमें। और क्या ही ऑप्शन है इसमें? नाम याद नहीं है तो फिर डंडा खाने वाला काम कर रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, और बाकी फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। अच्छा सॉरी, अभी मैकेनिज्म बताना बाकी है। इन तीनों क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है या किसी अभी तक के पार्ट में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, जो कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं। सर बीच वाला सर, रिंग ज्यादा रिएक्टिव होगा ना? कौन सा? फिनेंथ्रीन में अभी बीच अभी वाला। हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जा रहे, बस मैंने सवाल डाल दिया तुम्हारे सर दिमाग में। तीसरा कुछ वाला नया का सोचो। मैकेनिज्म से बता सकते हो? नहीं, नहीं बताएंगे मैकेनिज्म से। अरे जब मैकेनिज्म बताया ही नहीं है तो मैकेनिज्म से बताने का क्या मतलब सर है? मतलब तो अभी अभी जो किया वो 4 1 2 3 वाला। क्या
ऊपर में जो किए थे, ये थर्ड वाला पार्ट में। क्या किया ऊपर में? सर आप पता है ना, हाफ तो वाला लेट जो आया था। क्या अभी? नहीं लेट नहीं आया अभी, मतलब अभी कीटो हुआ था ना कीटो 1 2 कीटो 3। इनोल्ट ऑटोमेरिज्म के कीटो बाद आया इनोल, है क्या? नहीं उसके पहले। अच्छा, उससे पहले तो नहीं आया था। मतलब हो गया था, उसमें शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, नहीं बता रहे। क्लास में लेट नहीं आने का है। बिग बॉस देख करके आ रहा है क्या? नहीं सर, वो सब देखने का तो थोड़ी है सब। खाना खा करके आ रहा है, चिकन दबा करके आ मीम। रहा है? सावन नहीं खत्म सर। हुआ है तो हो सकता है चिकन बनने में थोड़ा लेट हो गया, 5 मिनट पकाने में ज्यादा टाइम ले ली मम्मी, तो चलो चिकन खा के जाएंगे। क्लास का क्या ही है, क्लास तो रिकॉर्डिंग देख ही सकते हैं, चिकन नहीं छूटना चाहिए। चलो ध्यान दो। सबसे पहला चीज, सोडियम मेटल है। मेटल का एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो मेटल वाला पार्ट Na प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करके आराम से बनाएगा। Na प्लस अपने किसी काम का नहीं है। एमलगम कुछ नहीं करेगा, एमलगम बस एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जहां पे मेटल वाला पार्ट आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज एमलगम का ज्यादा कोई काम नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन वाला पार्ट हम लोग जब करा रहे हैं, तो इस केस में हम लोगों का पूरा स्टेप, और यहाँ पे एक नया स्टेप जानने को मिलेगा, ये स्टेप हम लोग आगे यूज करेंगे। ये स्टेप रिपीट होगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट मूव करेगा और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जाएगा, जैसा लास्ट क्लास तक में हो रहा था। बट आज क्लास में 2 3 लोग नए हैं जिन लोगों का पहला दूसरा क्लास नहीं हो रखा है, इसलिए हम इस पॉइंट को रिपीट कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन होगा, एक तो मेटल जब भी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड जब भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इंटरेक्ट करेगा। दो ऑप्शन है अपने पास, आइदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऑक्सीजन से रिलेट कर ले या दूसरे वाले ऑक्सीजन से रिलेट कर ले। बट अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका ऑक्टेट किसी दूसरे तरीके से पूरा हो रहा है। पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पूरा था, अब इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके, मेरे पास 2 तरीके हैं ऑक्टेट पूरा कराने का। इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं बट वो मेटल का केस है, हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके हम लोग ऑक्टेट पूरा कराना चाहते हैं। शेयर करना बहुत अच्छा तो नहीं है, कोई भी शेयरिंग में जब काम करेगा तो बहुत अच्छा तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन करना है, नहीं हाँ ज्यादा बेटर चीज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई भी एटम, तो ऑब्वियस सी बात है वो शेयरिंग वाला पार्ट छोड़ना चाहेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऑक्सीजन पे डाले तो अपना पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड या कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा। पाई बॉन्ड ज्यादा वीक नेचर का है, ऑब्वियस सी बात है जल्दी ब्रेक होना चाहेगा, तो ये ऊपर वाले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं हम लोग। जैसे ही ऊपर वाले पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है। ऑक्सीजन बोला कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल गया, मेरा काम हो गया, हम निकले, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला। और कार्बन वाले पार्ट को फिर मजबूरी में अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलना पड़ा। तो अपने पास आगे आने वाले स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली ये पार्ट बचेगा कि कार्बन के साथ, मतलब आर के साथ एक कार्बन, कार्बन के साथ जो ओ आर डैश ग्रुप है वैसे ही रहेगा। बट जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था उसमें एक सिंगल बॉन्ड बचा था, और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीजन पे ऐड हुआ तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। और क्योंकि कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन वापस चला गया, मतलब एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे। ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये हुआ। बट इसमें हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर डाल सकते हैं कि अगर यहाँ 2 सोडियम होता तो 2 Na प्लस बनाता और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड के साथ या एक ईस्टर के साथ कंबाइन किया तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ईस्टर के साथ कंबाइन करेगा। तो अगर हम लोग सोचे तो ओवरऑल इस तरह के 2 यूनिट्स बनने चाहिए। तो हम लोग आराम से यहाँ के बाद एक फर्दर स्टेप पे जा सकते हैं, आर के साथ सी के ऊपर माइनस चार्ज, और जो ओ आर डैश है उसको नीचे रख देते हैं, रेडिकल को थोड़ा सामने रख के। और एक और काम करते हैं, जो दूसरा स्पीसीज है कार्बन रेडिकल का उसको भी सामने रख देते हैं। तो हम लोगों का ये स्ट्रक्चर कुछ आने वाला है। कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन को बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, चौथा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। बाकी चीजें जो रिपीटेड मोड में चल रही है वो एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही चलेगा। ओ माइनस दिख रहा, ओ माइनस दिख रहा, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग आराम से। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। अब यहाँ के बाद एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं जो आगे आने वाले, अभी से लेके ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, बेसिकली डेरिवेटिव तक में काम आएगा ये जो स्टेप हम मेंशन करेंगे। जब भी कभी एक एटम के ऊपर एक
न्यूक्लियोफाइल हो, O माइनस इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बेस है बेसिकली, तो न्यूक्लियोफाइल भी है। जब भी कभी एक एटम के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल है और साथ ही साथ एक लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप, बेस ही न्यूक्लियोफाइल है, बेस ही लिविंग ग्रुप है, ऐसा डिस्कशन हम लोग कर भी चुके हैं और इतना आइडिया सबको है अभी तक कि बेस वाला पार्ट ही न्यूक्लियोफाइल है, वीकर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, ऐसा हम लोग सॉरी वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप बोलते थे, तो बेस ही हम लोग का लिविंग ग्रुप है, और स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो बेस ही हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है। उसी बेसिक स्ट्रेंथ से हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं, उसी बेसिक स्ट्रेंथ से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को भी कंपेयर कर रहे हैं। स्पीसीज सेम है, बस अलग अलग सिचुएशन में है। जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन लेके हट रहा है या फिर ग्रुप से रिमूव हो जा रहा है तो उसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। बट हम लोगों का अगर O माइनस न्यूक्लियोफाइल हो सकता है तो O माइनस लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। तो बेसिकली R डैश के साथ जो O माइनस है, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोहल का H प्लस हटा दिया और O माइनस बना, एल्कोक्साइड आयन बोल सकते हैं। तो ये एल्कोक्साइड आयन हम लोग का लिविंग ग्रुप आराम से हो सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझे तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम जो स्टेटमेंट बोले कि अगर एक एटम के ऊपर, जो हम लोग का कार्बन एटम है, अगर एक एटम के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और साथ ही साथ एक हम लोग का लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जब भी इस तरह का सिनेरियो हुआ तो हमेशा हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटाएगा। इसको हम लोग इंटरनल एलिमिनेशन वर्ड से एसोसिएट कर सकते हैं। जब भी लिविंग ग्रुप हटा तो कुछ चीजें एलिमिनेट हुई, इसको हम लोग, और उसमें जो जो ग्रुप दूसरे ग्रुप का एलिमिनेशन कराया वो अंदर ही का था, तो इसको हम लोग इंटरनल एलिमिनेशन बोल सकते हैं बेसिकली। तो फिर से हम पूरे स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं, जब भी किसी एटम के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल होगा और एक लिविंग ग्रुप भी होगा, सेम एटम के ऊपर, ग्रुप से मतलब नहीं है, एक एटम के ऊपर न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप रहा तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट कराएगा, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो दूसरे वाले साइड में भी दिख रहा, कार्बन एटम के ऊपर O माइनस है मतलब न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर RO माइनस है जो कि लिविंग ग्रुप है, तो O माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से यहाँ से इस ग्रुप को हटा सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है। ये एक छोटा सा स्टेप है जो तुम लोग के लिए थोड़ा नया है, आराम से समझाया मैंने, आगे जाके ये रिपीट जब होना शुरू होगा तो बहुत यूज्ड टू हो जाएंगे हम लोग। एक पार्टिकुलर मैकेनिज्म है जिसको हम लोग इस पे एसोसिएट करते हैं, ये चीज SNAE में जो N वाला पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करता है, S वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, A वाला पार्ट एडिशन को रिप्रेजेंट करता है और E वाला पार्ट एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। पूरा मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन कहलाता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, पहले एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का, फिर उसके बाद हम लोगों ने उस एक न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट का एलिमिनेशन कराया। तो जिस कार्बन पे हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ उसी कार्बन से लिविंग ग्रुप हटता है, वो एग्जैक्टली यही चीज होता है। खैर वहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले से किसी तरीके से बन गया था, न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हुआ था, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बट ये लास्ट का स्टेप सेम है। एक ही एटम के ऊपर लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, तो हम लोग आराम से लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करा सकते हैं। तो अपने स्टेप में जब दोनों लिविंग ग्रुप हटे, जैसे यहाँ पे ऐसा दे रखा है, इसको हम नीचे बता रहे हैं थोड़ा, O माइनस है और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, अगर O माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटाया तो बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। पहले सिंगल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो डबल बॉन्ड बनना चाहिए, और एक लिविंग ग्रुप हटा दिया तो जो कार्बन के ऊपर चौथा बॉन्ड था वो हटा, पाई बॉन्ड के फॉर्मेट में आ गया। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि सर पाई बॉन्ड तो वीक नेचर का है, सिग्मा बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है? तो उसके पीछे ये रीजन है कि हम लोग का जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को कितना अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रखा है कि वो पूरे ग्रुप को, जो भी ग्रुप को हटा सकता है उसको हटा करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में है। तो ये एक पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से हम लोग का पाई बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, बट ये स्टेप होता है, ये तो अपने को ध्यान रखना होगा। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ C R, और ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हम लोग का प्रोडक्ट बना। बट अगर सोचे हम लोग तो ऊपर तो हम लोग ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है। इनफैक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से भी पहले मैंने बोला कि ऐसा इनोलिक फॉर्म बनाओ, तो ऐसा कैसे बन सकता है? तो अभी हम लोग का काम खत्म नहीं हो रहा मैकेनिज्म का, यहाँ पे अभी और फर्दर स्टेप्स होंगे। जो हम लोग का सोडियम है वो फिर से यहाँ पे पार्टिसिपेशन में आएगा, 2 सोडियम वाले पार्ट 2 Na+ बनाएंगे, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन फिर से लूज करेंगे।
ये हम लोगों का फिर से स्टेप रिपीट हो रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर गया। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर गया फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपना लेकर हटा, कार्बन को अपना लेकर हटना पड़ेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन पे गया सेम चीजें रिपीट होंगी। तो अपने स्ट्रक्चर में R के साथ C, इसके ऊपर O-, उसके साथ साथ हम लोगों का दूसरा कार्बन के ऊपर O-, इसके साथ एक कार्बन चेन, और कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आया वो हम लोग अलग से हटा करके रख दिए। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर बना। और कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो हम लोग उसमें दोनों जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से दोनों को ज्वाइन करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराए। तो R के साथ C डबल बॉन्ड C, और स्ट्रक्चर में O-, दूसरे कार्बन पे O- और एक कार्बन चेन। यहाँ तक का स्टेप है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और जो O- है वो मीडियम में प्रेजेंट Na+ के साथ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रह सकता है। मतलब जो भी O- बना वो आराम से Na+ के साथ कंबाइंड फॉर्म में रह सकता है। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब यहाँ तक आराम से चीजें इस तरीके से प्रोसीड करती है। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं सर, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? नहीं, मैं वही बोल रहा था कि Na+ को आपने क्यों नहीं ऐड किया। अच्छा, रुक जा, सुन ले, पहले पूरा कहानी सुन ले। आधा आधा रास्ते में खुजली मचा रहता है। तो पहले तो Na+ ऐड किया। अब उसके बाद हम लोग का सेकेंड स्टेप यहाँ से शुरू होता है कि हम लोग वाटर का एडिशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में एक पॉइंट बोला था तुम लोगों को, उसको वापस से रिपीट कर रहा है। जब भी कभी कोई मेटल एंड नॉन मेटल के बॉन्ड को वाटर में डालेंगे, जब भी कभी कोई मेटल एंड नॉन मेटल के बॉन्ड को वाटर में डालेंगे, तब उस केस में हम लोगों का वाटर के प्रेजेंस में सीधा वो मेटल एंड नॉन मेटल का बॉन्ड ब्रेक होगा, और नॉन मेटल के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे, बेसिकली H+ का एडिशन करेंगे। क्योंकि जब भी कभी मेटल के साथ एक नॉन मेटल अटैच होगा, मतलब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, +1 है +2 से मतलब नहीं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो माइनस चार्ज है उस पर हम लोग आराम से H+ ऐड करके कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो जब भी कभी मेटल नॉन मेटल के बॉन्ड को वाटर में डालेंगे तो हम लोग आराम से उस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट के ऊपर H का एडिशन कर सकते हैं। तो वाटर के एडिशन वाले पार्ट में बड़ा सिंपल सा सिनेरियो आया। R के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन चेन, जो O- Na+ के साथ अटैच था वो OH में कन्वर्ट हुआ, दूसरा O- Na+ के साथ अटैच था OH में कन्वर्ट हुआ, और देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोग का इनॉलिक फॉर्म आ गया। अब इनॉलिक फॉर्म है तो इसको आराम से टॉटोमराइज कर सकते हैं हम लोग। तो जब हम लोग इसको टॉटोमराइज किए तो अपनी मर्जी है, सिमेट्रिकल पार्ट है, जिसको चाहे उसको टॉटोमराइज कर लो। इस बार इसको टॉटोमराइज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट में R के साथ C, इसके ऊपर OH, और क्योंकि टॉटोमराइजेशन हुआ तो जैसे एक चीज सोच सकते हैं हम लोग, टॉटोमराइजेशन में जो H होता है वो H वाला पार्ट कार्बन पे जाता है और पाई बॉन्ड वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ जो हम लोगों का कार्बन के ऊपर OH है, यहाँ से H हटेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ का जो H है वो इस कार्बन के ऊपर गया जहां से पाई बॉन्ड लूज हो गया, तो यहाँ पे H लिख देते हैं हम, और प्रोडक्ट में यहाँ पे R का फॉर्मेशन। ये हम लोग का पूरा मैकेनिज्म है जो थोड़ा बड़ा है। यहाँ मतलब अभी इनिशियल स्टेज के लिए थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम बिल्कुल इंटायरली एकदम यूनिक मैकेनिज्म है जो नहीं समझ सकते। हर एक स्टेप को अगर ढंग से देखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, तो चीजें रिलेटेबल है। कि सबसे पहले स्टेप में क्या किया, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किया। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन था वो ईस्टर के साथ इंटरेक्ट किया। तो जब ईस्टर के साथ इंटरेक्शन हुआ तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, O- बना, कार्बन रेडिकल बना, वो रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड बनाए। फिर उसके बाद कुछ एक नया स्टेप हुआ जो हम लोग आगे जैसे जैसे जाएंगे वो पुराना बनता जाएगा। O- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके OR- हटाया, प्रोडक्ट में हम लोगों को डाई कीटोन मिला। डाई कीटोन वाला पार्ट फिर से सोडियम के साथ इंटरेक्ट किया, दो इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक कीटोन के ऊपर गए, और वहां से फिर से O- बना, फिर से रेडिकल बना, दोनों रेडिकल फिर से कंबाइन किए। बट क्योंकि कार्बन्स के बीच में पहले से सिंगल बॉन्ड था तो अब जब रेडिकल्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद फिर हम लोगों ने वाटर का इंट्रोडक्शन किया, जहां से हम लोगों को इनॉलिक फॉर्म मिला। वो इनॉलिक फॉर्म टॉटोमराइज करके कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन आराम से हो सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म था जो हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं। याद रखना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा मत सोचना कि पहली बार में याद हो जाएगा या फिर किसी को भी ऐसे जनरली याद हो जाएगा। अभी से 2-4 दिन बाद पूछेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा तुम लोगों को। हम सजेशन देंगे कभी कभी जो बड़ा मैकेनिज्म है, जो छोटे मैकेनिज्म है उसमें कुछ बचता ही नहीं है करने को, छोटा मैकेनिज्म अपने आप याद हो जाएगा। एक बड़ा मैकेनिज्म 2-4 बार लिखो,
जब आप बड़ा मैकेनिज्म लिखते हैं तो उस बड़े मैकेनिज्म के अंदर छोटे छोटे मैकेनिज्म का पार्ट अपने आप आ जाता है। मतलब एक पार्ट किसी दूसरे मैकेनिज्म में कवर हो चुका, दूसरा पार्ट किसी दूसरे मैकेनिज्म में कवर हो चुका, तो बड़े बड़े मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा तुम लोगों को एक सर्टेन स्टेज के बाद। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बस सुनो कहानी। अभी प्रोडक्ट बनाना सीखो कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, उन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या क्या वेरिएशन हम लोग पुटअप कर सकते हैं, जैसा लास्ट क्लास में हम बोले थे। अभी केवल प्रोडक्ट बनाना सीखो कि प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, क्या क्या इसमें हम लोग नई चीजें डाल सकते हैं, क्या नए सिनेरियो हो सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में रेजोनेंस आया था कि रेजोनेंस का कंसेप्ट हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर एक कंसेप्ट हो सकता है। अभी इनिशियल स्टेज में बस ये चीजें सुननी है, क्या क्या नई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के पार्ट में अभी आने वाले ऑलमोस्ट 6 7 8 लेक्चर, ऑलमोस्ट मतलब मान के चल सकते हैं 11 12 लेक्चर तक अभी वो सब पॉसिबिलिटीज आते जाएंगी कि अच्छा ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट बनाने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है कि प्रोडक्ट बनाने का यही 7 8 10 12 पॉसिबिलिटी है। इन पॉसिबिलिटीज के बाद अब रिएक्टेंट में कुछ नया नया कुछ करके एक नया स्टेप हुआ मैकेनिज्म में कुछ नया पॉसिबिलिटी बचता है। बट प्रोडक्ट बनाने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। तो अभी तुम लोग ऐसे है कि अभी रिएक्शन मैकेनिज्म सुनो, उसको समझने की कोशिश करो, उसके हर एक स्टेप को बस समझने की कोशिश करो, और प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसको सीखो। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज होगा तो उसमें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ नई नई पॉसिबिलिटीज ऐड अप करते जाएंगे, वो टाइम के साथ अपने आप सीख जाएंगे। एक टाइम आएगा तुम लोगों का लास्ट के टाइम पे जब मैकेनिज्म बस कुछ एकदम नया कुछ हो तो हमको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, बट अदरवाइज इसका अगला स्टेप क्या होगा वो जवाब तुम्हारे पास होगा। मतलब एग्जैक्टली यही होता है जब हम लोग नेम्ड रिएक्शन में जाएंगे तो अगला स्टेप क्या लिखे तो तुम्हारे पास से जवाब आएगा, सर ये कर सकते हैं, सर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर कोऑर्डिनेट करेंगे। ये सब जवाब अपने आप आना शुरू होगा क्योंकि बहुत ही मतलब बोल सकते हो उसको रिपीटेटिव मोड में चलता है चीजें। शुरुआत में एकदम समझ नहीं आती क्या चल रहा है, बट टाइम के साथ वो चीज रिपीटेड मोड में लगना शुरू होता है। कुछ कुछ नया पॉइंट्स आएगा, वो नया पॉइंट्स बस मेरा काम होगा बताना। बाकी स्टेप्स जब हम लिखेंगे बहुत बड़े मैकेनिज्म में तो नया पॉइंट हम बताए, अगला स्टेप तुमको बताना होगा अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ तुम्हारे दिमाग में एक चीज हो सकता है कि सर इसमें ये भी तो हो सकता है, इस तरह का चीज, इस तरह की पॉसिबिलिटी सोचनी है तुम लोगों को। उसमें अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब अगर हमको लगता है कि हमको देना चाहिए तो हम देंगे। अगर हो सकता है कि हमको सोचना पड़े तो भी हम देंगे। पर अगर हमको लगे कि बड़ा घटिया सा जवाब है, खुद से सोच के देखो, तो हम ये भी बोल देंगे घटिया सा जवाब है, सोच के देखो। हो सकता है कि सोचने से ये चीज आराम से आंसर तक पहुंच पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी को मैकेनिज्म में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। मैकेनिज्म अभी लिखने की जरूरत नहीं है कि मैकेनिज्म याद रखना बहुत जरूरी है, एक टाइम के बाद मैकेनिज्म भी याद रखना जरूरी पड़ेगा, बट अभी जरूरी नहीं है। तो ये मत सोचना कि सर इतना बड़ा मैकेनिज्म कैसे याद रखेंगे, हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, उसके लिए लोड नहीं है। कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं। सर एक बार स्क्रॉल अप करिए। ठीक है, ऐसा डाउट है? सर हम लोग आप H2O इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाद में, बट वो प्रेजेंट तो पहले से है ना? नहीं, पहले से प्रेजेंट नहीं है। पहले से प्रेजेंट रहेगा तो सोडियम उसके साथ रिएक्शन करके इन्हें प्लस में कन्वर्ट होकर NaOH ना बना दे। ओके। पूरा पॉइंट ही है कि सोडियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सोडियम वाटर के साथ रहेगा तो वाटर के साथ रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा, इसलिए सोडियम के साथ अमलगम डाला है हम लोगों ने। अमलगम लिक्विड टाइप का एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा जहां पर रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट तो पूछिए। सर जो एक बीच में आप SNAE लिखे थे वो क्या था? क्या लिखे थे? SNAE, S फिर वो न्यूक्लियोफाइल एडिशन एलिमिनेशन, SNAE। अच्छा SNAE, अरे आ जाएगा, टाइम पे आ जाएगा। तो ना बुकलेट पलट के देखना, जो तुम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म का बुकलेट है उसमें दे रखा है ये नाम, अगर ढूंढ सकते तो ढूंढ लो, बाकी टाइम आने पे बता दिया जाएगा। अब एक ही दिन में जान लेना है सारा मैकेनिज्म, एक ही दिन बता दें हम ये क्या था सर, ये क्या लिखे थे सर, आप जब टाइम आएगा तो बताएंगे मैकेनिज्म। और कोई डाउट? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आराम से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं, दैट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सवाल के अथाह पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये टॉपिक में ही 3 पार्ट है। तो इस टॉपिक के अंदर ही टोटल 3 पार्ट है। एक पार्ट कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, और भी एक वेरिएशन हम पुट अप कर सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स बन रहा है वो कैसे बनता है, मैकेनिज्म, ये दूसरा पार्ट होगा। और तीसरा, मेजर माइनर भी यहाँ पे कुछ अलग ही गेम चलता है। तो हम लोग 10th क्लास पे थोड़ा वापस जाएंगे,
सबसे पहला 10th क्लास में चलते हैं। 10th क्लास में तुम लोगों ने ये सवाल पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से, कि हम लोगों का अगर CH4 होता है तो CH4 का रिएक्शन हम लोग H2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू या सनलाइट। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को CH3X का फॉर्मेशन मिलता है, साथ ही साथ HX का फॉर्मेशन मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। ऑल्दो वहां पे हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से सीखा था, बट हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के नाम से बहुत सारी चीजें हैं अपने पास दुनिया में अब। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग सिंपली बोल सकते हैं यहाँ के पर्सपेक्टिव से कि अल्केन में हम लोगों ने हेलोजन का एडिशन कराया, दैट इज हेलोजिनेशन। जैसे हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन का एडिशन कराया तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो जब हेलोजन का रिएक्शन कराया या हेलोजन का एडिशन कराया तो हेलोजनेशन रिएक्शन आराम से सोच सकते हैं। मल्टीपल हेलोजनेशन कर सकते हैं आप, मल्टीपल हेलोजनेशन में कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर CH4 के साथ X2 का रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ, अब हम सारी चीजें लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सनलाइट हो सकता है या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकता है, या फिर इन सबको लिखने का एक और तरीका है H न्यू, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनफैक्ट फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में H न्यू वाला पार्ट जो प्लैंक कांस्टेंट है। प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 के साथ X बनेगा, उस X2 में एक X चला गया कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया। फिर इसी में हम लोग दूसरा रिएक्शन करा सकते हैं X2 वाले पार्ट के साथ H न्यू, ऐसा भी दे रखा होगा X2 के जस्ट नीचे H न्यू। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH2 के साथ X2 का फॉर्मेशन होगा, ऐसा हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो CH2 X2 का फॉर्मेशन, साथ ही साथ HX। फिर तीसरा रिएक्शन कराना है तो तीसरा रिएक्शन करा लो X2 के साथ H न्यू, प्रोडक्ट वाले पार्ट में CHX3 का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर अपना मन करे तो X2 के साथ H न्यू का रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट वाले पार्ट में CX4 का फॉर्मेशन कराया जा सकता है। एक मल्टी हेलोजिनेशन का स्टेप है। ऑल्दो ये मल्टी हेलोजिनेशन हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग हमेशा सिंगल हेलोजिनेशन कराते हैं। अपनी जिंदगी मोस्टली यहाँ तक खत्म होगी, करा सकते हैं मल्टी हेलोजिनेशन, बट हम लोग नॉर्मली नहीं कराते। हम लोगों का पूरा दुनिया सिंगल हेलोजिनेशन या सिंगल हेलोजिनेशन वाले पार्ट को हम लोग एक जनरल टर्म में मोनो हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। सिंगल हेलोजिनेशन या मोनो हेलोजिनेशन, जैसे एक क्लोरीन ऐड किया तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल होता है, फाइंड द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। ये हम लोग का मोनो हेलोजिनेशन का पार्ट होता है जो अपने को जानना होता है। रिएक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल सा है। ऑल्दो हम लोग इस तरीके से लिखे तो ज्यादा बेटर है कि एक जनरल कार्बन चेन है, इसका रिएक्शन अगर हम लोगों ने X2 के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, H न्यू, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब जैसे मान लो कि एक चीज सोच के देखो, जो हम लास्ट क्लास में भी बोले थे कि एनसीईआरटी क्यों हम उतना प्रेफर नहीं करते इस टॉपिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये रिएक्शन क्लास 11th में दे रखा है, रिएक्शन ऑफ अल्केन में, कि अल्केन का रिएक्शन हेलोजन के साथ हुआ तो अल्केन का रिएक्शन है। बट ये क्लास 12th में भी दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में। अरे एक जगह दे दो ना, दो जगह दे के काहे ज्यादा बोझ बढ़ा रखा है, प्रिंट आउट भी कम होगा, पेज का भी बर्बादी कम होगा, पेड़ बचाएंगे हम लोग बेसिकली। तो ये दो जगह नहीं देना चाहिए, आइदर इसको प्रिपरेशन में डाल के छोड़ दो या इसको रिएक्शन में डाल के छोड़ दो, तो ये चीज डबल टाइम पे नहीं आएगा। बट सिंपली दिख रहा है कि अगर हम लोगों ने अल्केन का रिएक्शन कराया, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इनफैक्ट जो वुर्ज रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है एंड दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको रिएक्शन के फॉर्मेट में याद रखेंगे। प्रिपरेशन याद रखने की कोशिश मत करना कि कौन सा प्रिपरेशन का मेथड है, बेकार चीज है, वो एक्स्ट्रा मेहनत है तुम्हारे लिए। रिएक्शन याद रखो कि एक चैप्टर के अंदर एक कंपाउंड के क्या क्या रिएक्शंस है, 50% पार्ट वैसे ही खत्म होगा। जैसे अदरवाइज ना तो जो 12th जो लोग पास कर रखे होते हैं, कोई भी सीनियर वगैरह से पूछना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा है, तो कुछ लोगों का ऐसा आता है कि अरे यार बहुत रिएक्शन याद करना है उसमें। क्यों याद रखना है बहुत रिएक्शन? 50% तो वैसे ही याद नहीं रखना है आपको, 50% तो सेम ही चीज है, बट अलग अलग जगह दे दिया, एक 11th में दे दिया, एक 12th में दे दिया, बोल दिया कि अलग अलग रिएक्शन है। 50% तो आपको याद ही नहीं रखना है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, बट आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि एक चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। बट अदरवाइज प्रिपरेशन का मेथड स्किप करो, प्रिपरेशन का मेथड किसी काम का नहीं है अनटिल अनलेस कि हम ना बोले कि ये प्रिपरेशन का मेथड याद कर लो। ये जरूरी है क्योंकि इसको और कहीं पे इंक्लूड नहीं किया गया है। अदरवाइज आपको केवल रिएक्शंस याद रखने हैं कि हाँ ये कंपाउंड का या ये फंक्शनल ग्रुप का ये सब रिएक्शंस है,
याद भी क्या रखना है वो अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते 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 आपके रिफ्लेक्स काम करेंगे कि ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है, अल्काइल हलाइड आया तो यही होगा, अल्केन आया तो यही होगा। वो रिफ्लेक्स के हिसाब से अपने आप चीजें चलेंगी। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इसमें हेल्प करेगा। प्रैक्टिस में भी जैसे कुछ लोग हो सकता है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब कि आप पहले चीजें याद रखनी होंगी। थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा सब्जेक्टिव ओरिएंटेड अगर क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें थोड़ा ब्रॉड सेंस में सीखेंगे। अगर कोई नया कंपाउंड आ गया तो भी सोच पाएंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब बहुत रटने वाला टाइप का चीज हो जाएगा। तो थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरू के स्टेज में करना ज्यादा बेटर है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है, जैसे जो नीट वाले लोग हैं अपना नीट के हिसाब से कर लो। या ठीक है, नीट के हिसाब से सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, चीजें बहुत सॉर्टेड है कि ये करना है तो यही करना है। तो वहां पे चीजें याद करनी है, बट वो तब करना जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख लिया। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का टाइम है, नीट का एग्जाम बहुत बाद में है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखा पहले, अब उसके बाद हम लोग अपने एग्जाम को ओरिएंटेशन में आए कि बोर्ड का तैयारी करना है तो बोर्ड के हिसाब से करेंगे, एफआई का तैयारी करना तो उसके हिसाब से, जे एडवांस करना उसके हिसाब से, ओलंपियाड करना उसके हिसाब से। जो भी एग्जाम होगा उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करेंगे। ऑल्दो जिन लोगों ने ओलंपियाड की तैयारी की उनका जेई एडवांस बहुत इजी होगा, क्योंकि ओलंपियाड में जैसे जेई एडवांस में 3 लाइन का क्वेश्चन होता है या 4 लाइन का होता है, ओलंपियाड में 4 लाइन से शुरू होता है क्वेश्चन। जेई एडवांस में 2 से शुरू होकर 4 पे खत्म होता है नॉर्मली। ओलंपियाड में 4 से शुरू होकर 7 8 9 10 लाइन तक जाता है। तो उसमें बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो जिन लोगों ने ओलंपियाड की तैयारी कर ली, जेई एडवांस का क्वेश्चन उनको बच्चा टाइप लगेगा। बट ये है कि ओलंपियाड का तैयारी करना ऑर्गेनिक के सेंस में मतलब ऐसा है कि पजल सॉल्व कर रहे हैं, रिएक्टेंट नहीं मालूम, प्रोडक्ट नहीं मालूम, ब्लैंक स्पेस में काम करना है। तो आपको पजल सॉल्व करते वक्त पूरा पिक्चर मालूम होना चाहिए, अदरवाइज आप ओलंपियाड क्वेश्चंस नहीं देख सकते, समझ ही नहीं आया कि इसमें करना क्या है। क्योंकि आपको पूरी चीजें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो सीधा ओलंपियाड वाली चीज पे नहीं जा सकते, सीधा एडवांस वाली चीज पे भी नहीं जा सकते। इन सब स्टेज पे जाने से पहले आपको बेसिक्स या सारे के सारे रिएक्शंस ओवरऑल दिमाग में होने चाहिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। देखेंगे हम लोग, टाइम के साथ देखते चले जाएंगे। खैर, तो जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे, आरएच वाला जो पार्ट है वो एक सिंगल हेलोजन के साथ कंबाइन करके आराम से मोनो हेलोजनेशन में जाएगा, अल्काइल हाइड का फॉर्मेशन कराएगा। ऐसा कर सकते हैं। एक लिमिटेशन है, एक्स वाला पार्ट क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। ये लिमिटेशन मैंने थोड़ा शायद 1-2 दिन पहले भी बताया था, बट अभी मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है। एक्स वाला पार्ट क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और रीजन है। आयोडीन क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और रीजन है। इनफैक्ट आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि जब अल्कीन में हेलोजनेशन करा रहे हैं, वहां का हेलोजनेशन अलग चीज है, इधर का हेलोजनेशन फ्री रेडिकल है, वहां का हेलोजनेशन थोड़ा अलग चीज है। उसका प्रोडक्ट भी मोनो हेलोजनेशन नहीं बनता, कुछ और बनता है। तो जब अल्कीन में हम लोग हेलोजन का एडिशन कराते हैं तब भी केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही करवा पाते हैं, तभी भी फ्लोरीन आयोडीन किसी काम का नहीं है। बट वहां पे फ्लोरीन आयोडीन क्यों किसी काम का नहीं है, वो रीजन अलग है, क्योंकि वहां प्रोडक्ट बनाना ही अलग चीज है। वहां का प्रोडक्ट अलग बन रहा है, यहाँ का प्रोडक्ट अलग बन रहा। बट ना अल्कीन किसी काम का है ना अल्कीन किसी काम का है फॉर फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो अगर हम लोग फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन नहीं करा सकते तो फिर अल्काइल हलाइड में अल्काइल फ्लोराइड अल्काइल हाइड्राइड एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बनाने का कुछ तो तरीका होगा। वो तरीका सीखेंगे हम लोग, जब टाइम आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। बट क्यों नहीं कर सकते ये अपने को मालूम होगा, एक बार रिपीट होगा, बस एक ही बार रिपीट होगा जब हम लोग ये बताएंगे कि फ्लोरीन आयोडीन कैसे बना सकते हैं। तो उस टाइम पे ये पॉइंट रिपीट होगा, उसके बाद याद रखना आपका काम होगा। तो हम लोग सबसे पहले मोनो हेलोजनेशन वाले पार्ट के ऊपर आएंगे। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कशन करना प्रेफर करेंगे। तुम लोग को ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करना आता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करना आता है सबको? यस सर। कोई ऐसा इंसान जिसको स्टीरियो आइसोमर काउंट करना नहीं आता? कोई भी ऐसा इंसान टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर काउंट करना नहीं आता जिसको? सबको आता है, चलो बढ़िया है। नहीं आता है तो भी हम फॉर्मूला बता देते, कोई डर के मारे बता भी नहीं रहे, गाली सुन लेंगे। 2⁻n अगर हम लोगों का अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो अनसिमेट्रिकल वाले पार्ट में हम लोग का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स 2⁻n होता है, जहां पे n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। अब वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है या ऑप्टिकल सेंटर है, डजंट मैटर, बट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स ऐसा बोल सकते हैं। खैर, हम लोगों को बहुत मतलब ब्रॉड सवाल नहीं चाहिए, हम लोग को ऊपर की चीजें चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हम लोग के सामने आएंगे। इनफैक्ट ऐसा मैंने पहले ही बोला था
कि हम लोग जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम लोग के जो स्टीरियो आइसोमरिज्म का जो एप्लीकेशन आएगा वो बड़ा हल्का हल्का एप्लीकेशन आएगा, बहुत डिटेल्ड एप्लीकेशन नहीं है कि उसमें लोग कुछ समझना है। नहीं समझ आएगा तो ऑन द स्पॉट पूछ लेना कि सर ये चीज बता दीजिए, थोड़ा नहीं आता है। 2 मिनट का टाइम होगा, 2 मिनट में बता देंगे, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम पहला ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो अपना सबसे मेरे हिसाब से सबसे मेजर पार्ट है इन तीनों में। जो 3 पार्ट मैंने बोला, मैकेनिज्म, मोनोहैलोजिनेशन प्रोडक्ट एंड मेजर माइनर प्रोडक्ट, इन तीनों में जो पहला पार्ट है मैकेनिज्म और जो मेजर माइनर प्रोडक्ट है वो बहुत छोटा पार्ट है। सवाल उससे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। मोस्टली सवाल इस पार्ट से आता है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोहैलोजिनेशन प्रोडक्ट क्या होंगे। तो अपने कॉपी में क्वेश्चन नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को थोड़ा ढंग से सीखना है अपने को। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोहैलोजिनेशन प्रोडक्ट अब इसमें 3 पार्ट है, इस सवाल के अंदर भी 3 पार्ट है। मोनोहैलोजिनेशन वाले पार्ट में सबसे पहला एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, दूसरा पार्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, और तीसरा इसको अलग से हम पार्ट में कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बचपन से सब लोग ये वर्ड सुनते आ रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसा कुछ चीज होता है, बट वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या होता है ये जिंदगी में किसी को नहीं मालूम। बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ होता है, इतना ही जिंदगी में लोगों ने याद रखा है जहां तक हमको मालूम है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पार्ट क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हम लोग कितने फ्रैक्शंस की बात कर सकते हैं, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन वाले पार्ट में 2-3 एग्जांपल्स हम आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस आपको ट्राई आउट करना है। जैसे मान लो अगर हम लोग पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए कंपाउंड है, इस कंपाउंड वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोगों ने Cl2 के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H, मतलब क्लोरीनेशन करा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, सबसे पहला पार्ट ये रहेगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स बने उसमें अगर स्टीरियो आइसोमर्स है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करो, ये सेकंड पार्ट होगा। तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। ये सवाल को किस तरीके से तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा वो क्वेश्चन में आएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि सवाल में ये भी बोल दे कि एक अननोन कंपाउंड है जो इतने फ्रैक्शंस दे रहा है आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसी भी फॉर्मेट में सवाल को डाला जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो हम लोग आराम से सीख सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। बट हाँ ये है कि हम लोग आराम से एक एक करके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। तो अभी पहला पार्ट हम लोग देखेंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स क्या हो सकता है। तो पहले पार्ट में अगर हम लोग क्लोरीन लगा रहे हैं तो ऊपर जितना रिएक्शन लिखा उसको देख के एक ही चीज समझ में आया कि हाइड्रोजन वाला पार्ट हट रहा था और हाइड्रोजन के जगह पे हेलोजन आ रहा था और HX बन रहा था। HX अपने किसी काम का नहीं है क्योंकि कार्बन से एसोसिएटेड प्रोडक्ट नहीं है, केवल कार्बन एसोसिएटेड प्रोडक्ट से मतलब रखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन हटेगा वहां पे हेलोजन आएगा, तो जहां जहां हाइड्रोजन है, पहला पॉइंट, जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां हेलोजन आएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे रिएक्टेंट में मेरे को दिख रहा कि पहले जगह पे हाइड्रोजन है, दूसरे जगह पे हाइड्रोजन है, तीसरे जगह पे हाइड्रोजन है। तो ये तीनों जगह पे हेलोजन आ सकते हैं, मतलब क्लोरीन आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी पहले जगह पे क्लोरीन आया, दूसरी पॉसिबिलिटी दूसरे जगह पे क्लोरीन आया, तीसरी पॉसिबिलिटी तीसरे जगह पे क्लोरीन आया। ये 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट पहले और तीसरे में कोई डिफरेंस तो है नहीं अगर ढंग से देखा जाए। 1 क्लोरोप्रोपेन, लास्ट वाले केस में भी 1 क्लोरोप्रोपेन, नंबरिंग का तरीका बस चेंज हो गया। तो पहला हाइड्रोजन हटाओ या तीसरा हाइड्रोजन हटाओ, प्रोडक्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम ही बन रहा है। तो हम लोग फिर क्यों ही सेम ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग को तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। चीजें अगर रिपीट हुई तो नंबर में काउंट थोड़ा ना होगा, तो सेम काउंट हो जाएगा। तो ये पार्ट हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो बार बार मेहनत करके थोड़ा नहीं इग्नोर करेंगे कि पूरा प्रोडक्ट बना के देखेंगे क्या हो सकता है।
ज्यादा बेटर है कि सिंपली प्रोडक्ट को डिवाइड करो और देखो कि प्रोडक्ट में सिमेट्रिकल नेचर है क्या। तो हाँ दिख रहा है सिमेट्रिकल नेचर है, ये कंपाउंड है, इसमें सिमेट्रिसिटी है, ये दोनों आपस में सिमेट्रिकल है। जो पार्ट सिमेट्रिकल है वो कॉमन प्रोडक्ट देगा। अब जिस जिस डायरेक्शन से सिमेट्रिकल है ये तुम्हारा एबिलिटी है काइंड ऑफ जज करना, ये तुम्हारा जजमेंट होगा कि सिमेट्रिसिटी किधर किधर से निकाल सकते हैं। बट अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो जो भी पार्ट कॉमन दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है, उसमें से एक पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइप का प्रोडक्ट आएगा। तो इस पूरे 3 कार्बन के चेन में ये पहला पार्ट काउंट हो गया, ये बीच वाला काउंट हो गया, लास्ट वाले को रिजेक्ट कर दिया। तो ओवरऑल केवल 2 पॉइंट के हिसाब से अपने को प्रोडक्ट बनाना पड़ा, पूरे जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। तो सिमेट्रिसिटी काफी मैटर करेगा हम लोगों के लिए। सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया कि हम लोग क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते थे, एंड जहां जहां भी हम लोग क्लोरीन लगा सकते थे उसके हिसाब से कितने प्रोडक्ट्स बन सकते थे। तो मालूम पड़ गया अपने को कि टोटल हम लोग 2 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इस स्टेज पे। क्लोरीन के लगाने के डिफरेंट पोजीशंस क्या थे, तो 2 डिफरेंट पोजीशंस थे, तो वहां से 2 प्रोडक्ट बना। ये दोनों हमेशा पोजिशनल आइसोमर होगा क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्लोरीन के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। कार्बन चेन सेम रहेगा, कार्बन चेन में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब पेरेंट चेन इज सेम, बस कार्बन का पोजीशन चेंज हुआ, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हुआ, मतलब पोजिशनल आइसोमर। पहला पार्ट। यहाँ के बाद नंबर आएगा स्टीरियो आइसोमर का। तो पहले वाले केस में कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, एक भी कायरल सेंटर नहीं दिख रहा, कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं है, कहीं कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं आएगा, तो एक स्ट्रक्चर। दूसरे वाले केस में क्या होगा, तो यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं दिख रहा, कहीं भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर। तो टोटल मिलाकर के अभी भी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 2 ही निकल के आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये हम लोग का सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने फ्रैक्शंस आएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, याद है किसी को कुछ? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? ये हम बताए तुम लोगों को, नहीं बताएगा तो बहुत नालायक लोग हैं सब। अभी सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बताए थे। सर जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वो हर फ्रैक्शन के बाद बढ़ते जाएगा। हे भगवान, सर जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वो पहले सेपरेट हो जाएगा। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो तो पहले सेपरेट हो जाएगा, कि बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से चीजें डिसाइड की जाती है। बॉइलिंग पॉइंट 9th क्लास में ये होता है ना, व्हाट इज द, ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल होता है 9th क्लास में, राइट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। भूल गए सब, भूल गए सब, मतलब चौपट लोग एक नंबर का। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ। अभी तक जितने भी आइसोमर्स पढ़े उन सारे आइसोमर्स में कौन सा आइसोमर्स है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? है कोई कि नहीं है? कौन सा ऐसा आइसोमर का पार्ट है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? गूगल करके बता रहा होगा सब। सब में डिफरेंट है। अभी तान्या पता नहीं सर। पता नहीं सर। पोजिशनल वैष्णो देवी का प्रसाद खा करके भी दिमाग नहीं बढ़ा, क्या ही फायदा हुआ वैष्णो देवी का प्रसाद खा के, बताओ। सर आप पूछे क्या? हम क्या पूछे? अब ये पूछ रहे कौन कौन से आइसोमर्स के कैटेगराइजेशन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। बताओ, सावन में भी सब देवघर का ही प्रसाद खाया होगा, लोग वैष्णो देवी का ही प्रसाद खा लिए, तभी भी लगता है तुम लोगों का ना हौज खास का प्रसाद चाहिए अब, उसके बाद ही तुम लोगों का दिमाग चलेगा। समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं तुम लोगों का। घर वालों को बताना पड़ेगा, बच्चे लोग बिगड़ गए हैं अब, इन लोग का, लोग को वैष्णो देवी लेके मत जाइए, इन लोग को दिल्ली लेके जाइए, बॉम्बे लेके जाइए, गोवा लेके जाइए, तब जाके इन लोग का दिमाग चलेगा। जो हम लोग का इनैंशियोमर होता है उनका फिजिकल प्रॉपर्टी
सेम होता है, इनफैक्ट उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है। सारे आइसोमर्स के कैटेगराइजेशन में केवल एक एनैंशियोमर है जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इनफैक्ट केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है, केवल एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग एनैंशियोमर्स को सेपरेट कर पाते हैं या एनैंशियोमर्स को हम लोग रिजॉल्व कर पाते हैं। केवल एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, क्या होता है नहीं बताएंगे हम। तो एनैंशियोमर्स के अलावा बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी ये है आइसोमर्स है, सबका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। सारे के सारे पोजिशनल आइसोमर, सॉरी सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हुआ मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन चेंज हुआ। अगर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन चेंज हुआ तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होना ही होना है। सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, जितने भी डायस्टीरियोमर्स हैं सबका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। केवल एनैंशियोमर्स को छोड़ के सब जगह का हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली डिफरेंट होता है। मतलब सब केसेस में बॉइलिंग पॉइंट्स अलग आएंगे। जो पहला कंपाउंड है और जो दूसरा कंपाउंड है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग आने वाला है, क्योंकि दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। एनैंशियोमर्स होते तभी जाके सेम हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट मिलता। तो अगर मान लो जैसे हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग के पास दो लिक्विड है ए एंड बी, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, सेम बॉइलिंग पॉइंट है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा रहे हैं हम लोग, एक फ्रैक्शनेटिंग टावर में लेके जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो जिस टेम्परेचर के स्केल पे जैसे ही हम लोग का 100 आएगा तो 100 आते ही दोनों इवापोरेट करेगा, बट दोनों साथ में इवापोरेट करेगा, सेपरेट कहाँ से कर पाएंगे। तो जब दोनों के दोनों एक ही साथ इवापोरेट करेगा तो हम लोग को एक सिंगल स्पीसीज मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एक फ्रैक्शन हुआ। ज्यादा बेटर पिक्चर अब समझ में आएगा। जैसे मान लो ऐसा है कि हम लोगों के पास 3 स्पीसीज है, ए बी एंड सी। ए वाले पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बी वाले पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही है, सी वाले का 200 है। और हम लोगों ने फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया, स्केल को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, 100 पे लेके गए, 100 से फिर हम लोग 200 पे लेके गए। जैसे ही उस पूरे मिक्सचर को हम लोग 100 पे लेके जाएंगे तो 100 पे जाते ही हम लोगों का ए एंड बी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका, दोनों बाहर निकल जाएगा। अभी के लिए हम बोल रहे हैं, हम लोग के समझने का ये सेंस है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। बट ए एंड बी दोनों 100 पे सेपरेट हो गया, पहला चीज। अब उसके बाद जब ए और बी सेपरेट हुआ तो 200 पे जाने पे जो हम लोग का सी वाला पार्ट है, ये पार्ट वेपर के फॉर्म में पूरा बाहर निकल गया। तो ओवरऑल 2 डिवीजन हो गया, एक ए प्लस बी मिला के एक डिवीजन हो गया और एक सी का अलग डिवीजन हो गया, मतलब टोटल 2 फ्रैक्शंस का फॉर्मेशन हुआ। अगर मान लो ए प्लस बी प्लस सी के अलावा यहाँ पे डी होता, ई होता, और डी और ई वाले पार्ट का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 250 होता और 500 होता, तो उस केस में ए और बी एक साथ निकलता, बट सी अलग से निकलता, डी अलग से निकलता, ई अलग से निकलता। तो ए प्लस बी मिलके एक फ्रैक्शन, सी अलग फ्रैक्शन, डी अलग फ्रैक्शन, ई अलग फ्रैक्शन, मतलब टोटल 4 अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड हो रही है, 4 फ्रैक्शंस की बात कर सकते हैं। तो जितने स्पीसीज सेम बॉइलिंग पॉइंट पे होंगे वो मिलके एक फ्रैक्शन बनाएगा, और जो जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे है वो अलग अलग फ्रैक्शंस बनाएंगे। ये हम लोग के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करने का बेसिस है। तो जैसे मान लो हम लोगों ने ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों आपस में क्या है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग हुआ मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे या अलग अलग टेम्परेचर्स पे बाहर निकलेंगे तो अलग अलग फ्रैक्शंस बनाएंगे। मतलब आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टोटल हम लोगों को 2 फ्रैक्शंस मिलने वाला है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। छोटा सवाल था, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, तो हम एक क्वेश्चन अभी और कराएंगे, तुम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाएगा इसके बाद कि हम लोग एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा सवाल नहीं करा रहे, हम छोटा ही सवाल करा रहे हैं सेकंड वाले केस में, बट एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये कंपाउंड कराते हैं। इस कंपाउंड वाले पार्ट में एक सवाल का जवाब तुमको देना है, टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। केवल तुमको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं। इसमें अगर हम लोग हेलोजिनेशन कराते हैं, मान लो ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो टोटल कितने मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट्स मिलेंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। बस ये सवाल बताना है तुम लोगों को। 3। तरीका मैंने बताया, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन्स निकालने हैं। तो सिमेट्रिसिटी देखो, बीच से मॉलिक्यूल को डिवाइड करने पे ये दोनों कॉमन दिख रहा, ये दोनों सिमिलर दिख रहा, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको हटा दो, बचा एक पार्ट, 2 पार्ट और ये बीच वाला पार्ट। टोटल
3 जगह पे हम लोग आराम से ब्रोमीन लगा सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में पहले पोजीशन पे ब्रोमीन लगाओ, एक पॉसिबिलिटी, या फिर दूसरे पोजीशन पे ब्रोमीन लगाओ, दूसरी पॉसिबिलिटी, या फिर तीसरे पोजीशन पे ब्रोमीन लगाओ, तीसरी पॉसिबिलिटी। ऐसा सोच सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के 3 प्रोडक्ट तो बन सकते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। ये पहला पार्ट हो गया, इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर्स का पार्ट आता है कि हम लोग के टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर। एक काम करते हैं, इसको ना हम थोड़ा नीचे के साइड डाल देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये तो हम लोग का 3 पार्ट हो गया, फिर टोटल 3 प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग का सेकंड पार्ट आता है कितने स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे। तो पहले वाले केस में कोई स्टीरियोआइसोमर बन सकता है क्या? केवल पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। नो सर। पहले वाले में कोई कैरल सेंटर नहीं है, मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे वाले केस में कोई कैरल सेंटर है? यस सर। यस सर। एक है। अगर एक है तो एक कैरल सेंटर, मतलब एक ही ऑप्शन है, 2 प्रोडक्ट बनेगा, बना सकते हैं। थर्ड वाले केस में कोई कैरल सेंटर है? नो नो सर। सर। नहीं है, तो इस केस में भी एक प्रोडक्ट बनेगा। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बना। तो 3 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट थे, बट टोटल 4 स्टीरियोआइसोमर मिला के प्रोडक्ट बन गया अपने पास, ऐसा हम लोगों ने बोल दिया। अब इसमें एक चीज है, थोड़ा सा पॉइंट। यहाँ जो हम लोग का 2 आइसोमर बना, इन 2 आइसोमर में एक का कन्फिग्रेशन आर होगा और एक का एस होगा, क्योंकि एक कैरल सेंटर है तो आइदर आर कन्फिग्रेशन या एस कन्फिग्रेशन, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। तो आर एंड एस ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। इसका मतलब क्या है कि इनैंशोमर है। और एक पॉइंट शायद याद होगा तुम लोगों को, नहीं याद है तो भी ध्यान रखना, हमेशा इनैंशोमर एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जूता हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो इनैंशोमर हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करता है। जब भी एग्जिस्ट करेगा तो एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हमेशा एक कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका पेयर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, 2 इनैंशोमर्स। तो इस केस में हम लोग का एक आर है और एक एस है, ऐसा हम लोगों ने आराम से लिख लिया। तो मतलब इस 2 पार्ट में हम लोग का एक इनैंशोमरिक पेयर है, उसको ईपी से नोट कर दे रहे हैं, एक इनैंशोमरिक पेयर है। अब इनैंशोमर जो है उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, मतलब अगर हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया तो पहला कंपाउंड दूसरा कंपाउंड दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तीसरा भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये अलग अलग जगह पे जाने वाले हैं। पहला स्ट्रक्चर अलग जगह पे जाएगा, लास्ट स्ट्रक्चर अलग जगह पे जाएगा, बट बीच में जो 2 स्ट्रक्चर्स थे वो दोनों क्योंकि इनैंशोमर्स हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, मतलब वो एक ही टेम्परेचर पे बाहर निकलने वाले हैं। तो ये एक फ्रैक्शन बनाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पार्ट आराम से 3 के बराबर बोल सकते हैं हम लोग। ये सवाल का पूरा पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ ये प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स कितना होगा, ये हम लोग का स्ट्रक्चरल या पोजिशनल आइसोमर हुआ। फिर कितने स्टीरियोआइसोमर्स हुए, ये सेकंड पार्ट हुआ। फिर तीसरा कितने फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड होंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हम लोग का थर्ड पार्ट हो सकता है, जो अपने को मालूम होना चाहिए। बहुत बेसिक सेंस में ये सवाल कराया था मैंने, बट इसके क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने होते हैं, क्योंकि ये पार्ट के ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ऑल्दो हाँ ठीक है, 12:30 मतलब 10:30 बज गया है, तो इसके आगे हम क्लास नहीं लेंगे। इतने पार्ट में अगर तुम लोग कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 3-4 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक आराम से कंप्लीट करेंगे। तो अगर कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकता है। थैंक यू सर। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। हो सकता है कि कल क्लास हो, तुम लोग को अनाउंसमेंट कर देंगे, हम विशाल सर से कोऑर्डिनेट कर लेंगे तुम लोग को ऑफलाइन क्लास एग्जैक्टली कब कब है। जिस दिन ऑफलाइन होगा उस दिन हम ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन कल भी ऑफलाइन। कल ऑफलाइन है, चलो ठीक है, अगर कल ऑफलाइन है तो फिर हम तुम लोगों को कुछ वर्कशीट दे देंगे, तो जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं उनके वर्कशीट दे देंगे, उन वर्कशीट वाले पार्ट की क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो हम लोग कल ऑनलाइन क्लासेस नहीं रखेंगे, हम दूसरे बैच को ऑनलाइन क्लास लगा लेंगे, ज्यादा बेटर है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानना है तो आराम से पूछ सकते हैं, आराम से जान सकते हैं। लेक्चर भेज दीजिएगा। क्या है? सैटरडे वाला लेक्चर भेज दीजिएगा। लेक्चर भेज दीजिएगा, अच्छा हाँ ठीक है, लेक्चर भेज देना है। सर तुम लोग पिछले ग्रुप में डाल देंगे लेक्चर्स हम सारे, सर ठीक पिछले है? 3 लेक्चर को यूट्यूब पे डाल दीजिए। हाँ ठीक है डाल देंगे। और कुछ? सर नोट सर आइसोमेरिज्म और ये पार्ट का थ्योरी अभी कहीं से पढ़ सकते हैं, आइसोमेरिज्म का और इसका? आइसोमेरिज्म का थ्योरी कहीं नहीं पढ़ा है इतने दिन से, पढ़ तो सकते हैं, कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। नो सर, पढ़ा हुआ है लेकिन मतलब बुक से नहीं पढ़ा हुआ। तो कोई भी बुक उठा लो, इतने सारे बुक्स है, सब जगह आइसोमेरिज्म सेम ही दे रखा है। आइसोमेरिज्म मतलब बुक से ना बहुत ज्यादा नहीं समझ सकता, आइसोमेरिज्म बहुत इमेजिनेटिव टाइप का टॉपिक है।
हम इसलिए बोले थे कि हम ऑल्दो अर्पित हमसे बहुत बार लेक्चर मांगा भी, हम ढूंढने का मेहनत नहीं किया एक्चुअल में। तो आइसोमेरिज्म हम जिस तरीके से पढ़ाए वो बुक्स में नहीं मिलेगा, थोड़ा इमेजिनेटिव टॉपिक है, उसको इमेजिनेशन के सेंस में सीखो तो बहुत मजा आएगा सीखने में। बुक्स में आप इमेजिनेशन को पुट नहीं कर सकते, 3 डायमेंशन को आप 2 डायमेंशन में पुट नहीं कर सकते, तो बुक में बहुत ज्यादा अच्छा काइंड ऑफ इनसाइट तुमको नहीं मिलेगा जितना कि एक लेक्चर में मिल सकता है। लेक्चर देख लो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा मेरे हिसाब से। सर मेरा वो ठीक ठाक लेवल का हो गया, मतलब बस मुझे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट रेफर करना है इसीलिए। तो 1-2 पॉइंट रेफर करना है तो डिस्कशन ग्रुप में डाल दो, मिल जाएगा पॉइंट का रेफरेंस, क्या ही परेशानी है, बहुत ज्ञान मिल जाएगा तुमको यस सर। आइसोमेरिज्म में। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं सर पे एंड नोट्स करते भेज हैं। दीजिए। हाँ ठीक है, हम भेज देते हैं, ठीक है। चलो ओके, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड थैंक यू करते हैं। सर। चलो बाय थैंक यू बाय। सर।